हेलो बच्चों, कैसे हैं? आइए हम आपके क्षितिज का जो गद्य खंड है उसका जो दूसरा वाला पार्ट है लहासा की ओर, तो आइए हम उसके बारे में जो है पहले लेखक का एक संक्षिप्त परिचय आपको देते हुए फिर पाठ के बारे में भी थोड़ा सा आपको जो है इंट्रोडक्शन उसका देते हैं। फिर हम पाठ की रीडिंग करेंगे और बाद में जो उस पर जो प्रश्न अभ्यास पर आधारित जितने प्रश्न हैं उनको जो है सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा हमारे और आपके द्वारा। तो आइए, ये आपका पाठ है लहासा की ओर, जो दूसरा वाला पाठ है। किसके द्वारा लिखा गया है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। ऐसा ये जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, इनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन का नाम या कहिए कि लेखन की दुनिया में आने से पहले इनका नाम था केदार पांडे। क्या नाम था इनका? केदार पांडे। ये जो है 1893 में पैदा हुए। कब पैदा हुए थे? 1893। लेकिन कहाँ पैदा हुए थे? आपके जो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है आजमगढ़, उसी आजमगढ़ जिले में पंदाहा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ये जो है शिक्षा पाने के लिए या कहिए कि इनकी पढ़ाई लिखाई या शिक्षित होने का जो इनका दौर था वो कहाँ कहाँ हो करके गुजरे हैं। ये जो है बनारस, काशी जिसको कहा जाता है, वहाँ भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। लाहौर में भी इन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण की है और आगरा में भी। कहने का मतलब आगरा हो या बनारस हो या लाहौर हो, ये तीनों जगहों पर अपनी शिक्षा पूरी किए हैं। आज आपको लग रहा होगा कि लाहौर वो तो पाकिस्तान में है, लेकिन ये घटना जब की है या जब का जिक्र किया जा रहा है उस दौर में भारत और पाकिस्तान अलग नहीं बल्कि एक हुआ करते थे, इसलिए लाहौर भी भारत का हिस्सा था। तो ये जो है ऐसा माना जाता है कि ये 1930 में बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए या बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए ये श्रीलंका गए। और वहीं जब ये दीक्षित हुए, जब इनको जो है शिक्षा पूर्ण करने के बाद जब इनके गुरु ने इनको दीक्षित किया तो उसी समय इनका नया नामकरण हुआ राहुल सांकृत्यायन। पहले इनका क्या नाम था? केदार पांडे। ये जो है कई भाषाओं के जानकार थे। इनके नाम से पहले जो महापंडित शब्द लगाया जाता है टाइटल के या सरनेम के तौर पर कि महापंडित, पंडित का मतलब विद्वान होता है, मतलब विद्वता में महानता या विद्वता में महान, वही महापंडित है। इनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो है कई भाषाएं, चाहे वह पाली हो, चाहे प्राकृत हो या अपभ्रंश हो या चीनी हो या तिब्बती हो या रूसी हो या जापानी हो, कई भाषाओं की इनको जो है जानकारी थी। शायद इसी वजह से इनको जो है महापंडित की उपाधि से नवाजा गया। ऐसा आज हम आप जो है इनका नाम लिखने से पहले महापंडित टाइटल लगाते हैं क्योंकि ये कई भाषाओं के जानकार थे। विद्वता के चरम को इन्होंने छुआ। इनके अंदर जो है बहुत टैलेंट था। इनकी अगर डेथ की बात की जाए, इनका देहावसान कब हुआ? तो ये जो है 1963 में। कब? 1963 में इनकी मृत्यु हुई है। अगर साहित्य जगत में, लिटरेचर की दुनिया में, अगर हम साहित्य की दुनिया में महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी का अगर हम अवलोकन करें तो हमको देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ जानने समझने को मिलेगा कि हिंदी साहित्य की जो कई विधाएं हैं या कहिए कि जो गद्य विधाएं हैं, जैसे उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, कहने का मतलब कि हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं उनमें इन्होंने कई तरह से या कई गद्य विधाओं में लेखन कार्य किया। इनकी जो रचनाएं हैं ऐसा माना जाता है संग्रह की दृष्टि से जिसका रिकॉर्ड, जिसका साक्ष्य आज भी मौजूद है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 150 लगभग 150 के आसपास इनकी रचनाएं हैं। 1, 2, 4, 6, 8 नहीं बल्कि कितना
150, 150, 150 बुकों को लिखने का इन्होंने काम किया है। तो अब आपको महसूस हो गया होगा, आप ऐसा जो है स्वीकार कर लिए होंगे कि इनको ऐसे ही महापंडित नहीं कहा जाता था, बल्कि इनके अंदर पांडित्य का गुण कूट कूट के भरा हुआ था। इनकी जो है कुछ रचनाएं जो विशिष्ट हैं या जिनका नाम आपकी बुक में दिया गया है, जैसे मेरी जीवन यात्रा, वोल्गा से गंगा, 22वीं सदी, दिग्दर्शन, घुमक्कड़ शास्त्र, दिमागी गुलामी तथा भागो नहीं दुनिया बदलो, ये सब क्या है? इनकी रचनाओं के नाम हैं। ये जो पंडित राहुल सांकृत्यायन जी थे, इनका स्वभाव कैसा था? घुमक्कड़ी का, मतलब इनको घूमने फिरने में ही बहुत आनंद आता था और ये अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य ही बना लिए थे कि मुझे घुमक्कड़ी में ही अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। ये जो है घुमक्कड़ी के उद्देश्य को कहाँ प्राप्त करना चाहते थे? यात्रा में, टूर पर, जर्नी, हमेशा जो घूमते रहते थे। इनका ऐसा मानना था कि घूमने से मनोरंजन मिलता है, एंटरटेन होता है। क्यों एंटरटेन होता है? जिनका मानना था कि इससे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारा नॉलेज बढ़ता है। और इनका ये भी मानना था कि नई नई जगहों की जानकारी मिलती है, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति का हमें जो है ज्ञान हासिल होता है। इनका मानना था कि घुमक्कड़ी से, आने जाने से, यात्रा करने से, इनका मानना था कि इससे भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता रहता है। भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता रहता है। कैसे? यात्रा करने से, घुमक्कड़ी धर्म अपनाने से। ये जो है घुमक्कड़ी के आधार पर इनका ये भी मानना था कि जहाँ हम जिस स्थान पर जाते हैं तो वहाँ का हमको भौगोलिक दर्शन, या कहिए कि वहाँ की स्थिति परिस्थिति या फिर भौगोलिक दशाएं कैसी हैं, हमें जो उसका ज्ञान हासिल होता है। और भौगोलिक दर्शन के साथ साथ ये कहते थे कि अन्य जगहों की या बदली हुई परिस्थितियों में बदली हुई भौगोलिक दशाओं की जीवन गाथा, या कहिए कि जीवन जीने की जो सभ्यता होती है वो कैसी होती है, वो हमें तभी पता चलेगा जब हम यात्रा करेंगे, घुमक्कड़ी में अपने आप को लीन कर लेंगे। अर्थात ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से जब हम घुमक्कड़ी धर्म को अपनाएंगे तो इनका ऐसा मानना था कि उससे हमें जन जीवन की सुंदर झलक जो है प्राप्त होती है, नई नई भौगोलिक दशाएं जो है प्राप्त होती हैं, भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता रहता है, मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी होता है, नई नई जगहों की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ऐसा इन्होंने क्यों माना? क्योंकि इनका स्वभाव था क्या? घुमक्कड़ी। कहते हैं कि किसी भी यात्रा या किसी भी देश की यात्रा, किसी स्थान की यात्रा का जो वर्णन किया जाता है उसी को हिंदी साहित्य गद्य विधा में यात्रा वृतांत कहते हैं। क्या कहते हैं? यात्रा वृतांत। कहीं पर भी हम आते जाते हैं वहाँ की दशाओं का, वहाँ की सभ्यता और वहाँ की भाषा का, वहाँ की जीवन झांकी का जब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं गद्य विधा के माध्यम से, तो हम उसका नाम क्या देते हैं? यात्रा वृतांत। और ये जो आपका पाठ है भाषा की ओर, यह तिब्बत देश में स्थित एक छोटे स्थान का वर्णन है, जो तिब्बत का एक भूभाग है। वहाँ पर लेखक गया हुआ है, या कहिए कि राहुल सांकृत्यायन जी वहाँ गए हुए थे, तो उसी का जो वर्णन इन्होंने किया है तो यात्रा वृतांत का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि राहुल सांकृत्यायन जी का ऐसा मानना था कि विद्वता की पहचान अगर स्थापित करना है तो हमें घुमक्कड़ी स्वभाव को अपना धर्म बनाना होगा, अर्थात घुमक्कड़ी धर्म को अपनाना होगा। ये जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, ये एशिया के, भारत के ही नहीं बल्कि जो महाद्वीपों की बात होती है तो उसमें एक एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप के जो कठिन से कठिन
जगह है, स्थान है, वहाँ की जो है यात्रा कर चुके हैं जहाँ जाना संभव नहीं था। ये जो आपका पाठ है, या कहिए कि इस यात्रा का जो वर्णन किया गया है, ये 1930 के नियर अबाउट किया गया है, 1930 के आसपास। उस समय जो ये तिब्बत देश था वो कैसा था? स्वायत्त देश था, अपने आप में स्वतंत्र था। इसकी राजधानी कहाँ है? लहासा है। ये जो तिब्बत देश है इसकी राजधानी कहाँ है? लहासा है। आज जो है वर्तमान दशा में, प्रेजेंट टाइम में, ये जो लहासा है, जो तिब्बत है, ये किसका हिस्सा बनके, किसका भूभाग, किसका भूक्षेत्र बनके हमारे आपके मानचित्र में समाहित है? चीन गणराज्य का। जो चीन है, जो चीन देश है, उसी का हिस्सा बनके ये आज जो है हम आप इसकी भौगोलिक दशा का ज्ञान हासिल करते हैं। तो आइए पाठ के बारे में आपके बुक में देखिए, लिखा हुआ है कि राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से यह लिया गया है। यह जो पाठ है राहुल जी की जो पहली तिब्बत यात्रा थी उसी से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से लेकर 30 के आसपास, 1929 से 30 के नियर अबाउट, ये नेपाल के रास्ते ये यात्रा ये जो किए थे। बगल में आपका पड़ोसी देश है नेपाल, तो यह यात्रा जो है सीधे ये जो है तिब्बत न जाके बल्कि वाया नेपाल होते हुए ये जो है तिब्बत गए हुए थे। क्यों गए थे? कारण है कि उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय ऐसी जो है इजाज़त, ऐसी छूट, ऐसी परमिशन सबको नहीं थी कि तिब्बत की यात्रा करें। तो ये जो है चोरी छिपे, या कहिए कि छद्म वेश में, या भिखारी का वेश बना के, नकली वेश बना करके ये नेपाल के रास्ते जो है तिब्बत की यात्रा किए थे। उस समय कारण था कि यात्रा के लिए अनुमति नहीं मिलती थी, इसलिए इनका मन था कि मुझे तिब्बत के हिस्से को देखना है, मुझे लहासा देखना है, तो देखना है। इसलिए ये अपना रंग रूप जो है स्वभाव चेंज करके वहाँ गए। किस रूप में गए थे? भिखमंगे के रूप में, छद्म और वेश में, मतलब बनावटी रूप में। कह रहे कि इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। यहाँ जो है ये जो आपको पाठ पढ़ाया जाएगा, ये जो आगे आपको पाठ पढ़ना है, अभी जब आप रीडिंग करेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि उस तिब्बत देश के एक छोटे भूभाग लहासा नामक स्थान का, वहाँ की उस समय भौगोलिक दशाएं कैसी थीं, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता कैसी थी, वहाँ व्यापार या वहाँ सैनिकों का आना जाना, या मार्ग, या जनजीवन, ईमानदारी, चोरी या हत्या लूट या हथियारों के बारे में, या वहाँ के कृषि का क्या दशा थी, ये सब चीज़ें आप जो रीडिंग के तौर पर इस पाठ में अभी सीखेंगे या देखेंगे, तो आपको जानकारी होगी कि राहुल सांकृत्यायन जी ने जब तिब्बत की यात्रा की थी तो वहाँ पर उन्होंने क्या क्या हासिल किया, क्या कुछ नया पाया। इसीलिए इनका मानना था कि जब हम घुमक्कड़ी धर्म को अपनाते हैं तो इससे अन्य जीवन दर्शन की सुंदर झलक प्राप्त होती है, भौगोलिक दशाओं का ज्ञान होता है, नई नई जगहों की भी हमें जो है जानकारियाँ बढ़ती हैं, भाषा और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, समन्वय स्थापित होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इनका मानना था कि इससे मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन होता है, अर्थात हमारी सामान्य जानकारी में वृद्धि होती है। तो हम अगले क्लास में इस पाठ की रीडिंग और जो इसका सार है उसको हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बेटा।